वेलकम टू माय चैनल। टुडे आई विल टीच यू द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो हमने लास्ट क्लास में देखा था बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी में जो ब्रिटिशर्स होते हैं वो जीत जाते हैं। और बैटल ऑफ प्लासी क्यों होती है? क्योंकि ये टैक्स बढ़ने से अंग्रेज जो लोग थे, ब्रिटिशर्स, ये मना कर रहे थे कि हम टैक्स पे नहीं करेंगे ट्रेड करने के लिए जो टैक्स दिया जाता था। और इन्होंने बहुत ये 100 साल 1757 में जो बैटल ऑफ प्लासी होती है तब से लेकर 1857 तक लोगों को बहुत परेशान किया होता है। आम जनता को भी, यानी कि सिविलियंस को भी परेशान किया होता है। पीजेंट्स को भी बहुत परेशान कर दिया होता है, क्योंकि ये बहुत सारे, मैंने लैंड रिवेन्यू पॉलिसी आपको पढ़ाई थी कि ये ज़मींदारी सिस्टम लाए थे जिससे ज़मींदार लोग बहुत परेशान थे। तो ज़मींदार लोग क्या करते थे, कर्जा लेके इनकी डेप्ट चुकाते थे। उन्हें वो रिवेन्यू कलेक्ट नहीं कर पाते थे और उन्हें कर्जा लेना पड़ता था बड़े बड़े मनी लैंडर्स से। तो जिस वजह से उनका भी एक्सप्लॉइटेशन होता था, शोषण होता था, और वो जब डेप्टेड में फंसते जाते थे वो कर्जे में। ठीक है, इंडियन जो आम लोग थे वो भी इनसे बहुत परेशान थे। पीजेंट्स भी, प्रिंसली स्टेट के राजा भी और मर्चेंट भी, क्योंकि इन्होंने हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री हमारी ख़राब कर दी थी, पूरी र्यून कर दी थी। ठीक है, हैंडीक्राफ्ट हमारे वर्ल्ड रिनोन होते थे कि हैंडीक्राफ्ट की जो पहचान थी ना, इंडियन हैंडीक्राफ्ट वर्ल्ड तक में, पूरे वर्ल्ड में फेमस थे। बट इन्होंने हैंडीक्राफ्ट को भी हमारे ड्रेन कर दिया, लूट लिया पूरा। तो उसका नतीजा ये निकला कि 1857 में एक रिवोल्ट होता है जिसे हम कहते हैं द रिवोल्ट ऑफ 1857। ये रिज़ल्ट था ब्रिटिश इंडियन रूल का, ब्रिटिश का इंडिया पे रूल का, जो उन्होंने हमें 100 साल परेशान किया, उस चीज़ का रिज़ल्ट था। कुछ लोग इसको सिपोही म्यूटिनी कहते थे, कोई लोग इसे इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहते थे। ठीक है, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते थे, और इसे बहुत अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं इस रिवोल्ट के बारे में। तो मैं रिवोल्ट पढ़ाने से पहले एक थ्योरी होती थी बुलिनिज़म। बुलिनिज़म में ये होता था कि जिस पे जितना मेटल है, जिस पे जितना सोना है, उसको माना जाएगा अमीर, उसको माना जाएगा रिच। वेल्थ ऑफ अमाउंट ऑफ प्रीशियस मेटल ओन्ड, ये होता है बुलिनिज़म। वेल्थ ऑफ अमाउंट ऑफ प्रीशियस मेटल ओन्ड, मतलब जिस पे जितना मेटल है, प्रीशियस मेटल्स हैं, वो अमीर होगा। और कॉलोनियलिज्म में क्या होता है, फॉर्मिंग कॉलोनी एंड ड्रेनिंग वेल्थ, मतलब कि कोई एक कंट्री, बड़ी डोमिनेटिंग कंट्री, वो एक किसी छोटी वीक कंट्री को अपनी कॉलोनी बनाएगी और उसकी जो वेल्थ होगी, मतलब उसकी जो गुडनेस होगी ना, उसको एक्सप्लॉइट कर देगी, ड्रेन कर देगी उसकी वेल्थ को, ड्रेन ऑफ वेल्थ। ठीक है, तो वो उसकी जो जितनी भी अच्छी चीज़ होती है ना, उन सबको नुकसान ही करती है जो बड़ी कंट्री होती है। जैसे इंडिया में हैंडीक्राफ्ट हो गया, एग्रीकल्चर हो गए, इन सबको ब्रिटिशर्स ने बिल्कुल हमें लूट लिया था और हम पे कुछ बचा ही नहीं था। इस वजह से जो लोग, सब लोग थे, कोई भी हो, पूरे इंडिया में पीजेंट, हर किसी में ब्रिटिश रूल के लिए एक आक्रोश पैदा हो गया था, एक गुस्सा पैदा हो गया था। तो लोगों ने किया रिवोल्ट। रिवोल्ट यानी कि लड़ाई। मैंने आपको बताया था कि अगर इंडिया में कभी भी लोगों के रिलीजन पे अटैक होगा ना, और ब्रिटिश अब तक बहुत सी चीज़ें कर चुके थे, हमारे रिलीजन में भी छेड़छाड़ कर रहे थे। तो कुछ ऑर्थोडॉक्स हिंदूस होते हैं जिनकी मान्यता ये होती है कि कोई हमारे रिलीजन में एंटर ना करे, कोई चाहे हम जैसे भी करें, पर ब्रिटिश हमारे रिलीजन मैटर में इंटरफेयर ना करे। तो वो लड़ने लग जाते थे, तो रिवोल्ट होता था, इसलिए रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ। अब हम देखते हैं ये जो रिवोल्ट है कैसे हुआ। बिगिनिंग एंड द स्प्रेड ऑफ द रिवोल्ट। 29 मार्च 1857 एक्चुअली में जो रिवोल्ट स्टार्ट हुआ था, जो डेट है वो है 10 मई 1857। 10 मई 1857 को ये रिवोल्ट स्टार्ट हुआ था मेरठ से, रियल में। बट इससे पहले इंडिया में जो सेंट्रल इंडिया था और जो नॉर्थ इंडिया था, वहाँ पे इस रिवोल्ट के दिखने लग गए थे संकेत। कैसे? 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे, ठीक है, मंगल पांडे, ब्रिटिश की जो आर्मी होती है ना, उसमें जो इंडियंस होते हैं उनमें ये भी थे आर्मी में। तो मंगल पांडे 2 ब्रिटिश ऑफिसर्स को मार देते हैं बैरकपुर में। किल्ड 2 ब्रिटिश ऑफिसर्स इन बैरकपुर। ठीक है, और उसके बाद 29 मार्च को ही किल करते हैं और 8 अप्रैल को
मंगल पांडे जब वो 29 ईयर्स के होते हैं तो उन्हें फांसी दे दी जाती है, उन्हें हैंग कर दिया जाता है। और इस रिवोल्ट की स्टार्टिंग हुई थी 10 मई 1857 से। ये देखो, ये दिखने लग गया कि मंगल पांडे ने ब्रिटिश ऑफिसर्स को मार दिया, यानी कि ये रिवोल्ट पहले ही स्टार्ट हो चुका था। बट इसका जो एक्चुअल डेट होती है वो होती है 10 मई 1857 को, मेरठ से रियली स्टार्टेड होता है। क्योंकि जब ये मंगल पांडे को मार देते हैं और जो आर्मी के लोग होते हैं फिर वो अपना एक हेड बनाते हैं, जिसमें वो हेड बनाते हैं बहादुर शाह जफ़र, मुग़ल एम्परर को। ये इसके लीडर बनते हैं दिल्ली से, ठीक है। बट और भक्त खान जो होते हैं दिल्ली में, वो उसको हेड करते हैं रिवोल्ट को। ये लास्ट मुग़ल एम्परर होते हैं उस समय पे बहादुर शाह जफ़र। तो लोग इनके पास जाते हैं तो ये लीडर बनते हैं और इस रिवोल्ट को डिफरेंट जगह से डिफरेंट लोग लीड करते हैं। जैसे कि झांसी से लड़ती हैं रानी लक्ष्मीबाई, कानपुर से नाना साहब, तो ऐसे बहुत से लोग लड़ते हैं अलग अलग जगह से। और बहादुर शाह को जब ये रिवोल्ट एंड हो जाता है तो उन्हें रंगून भेज दिया जाता है। अब हम इस रिवोल्ट के जो कॉज हैं, किस वजह से रिवोल्ट हुआ, एक एक कॉज हम डिटेल में अभी पढ़ते हैं। अब हमने ये तो देख लिया कि रिवोल्ट क्यों हुआ, क्योंकि ब्रिटिश ने इंडियंस के नाक में दम कर रखा था, इसलिए रिवोल्ट हुआ, ठीक है। पूरे 100 साल जो उन्होंने हमें परेशान किया बैटल ऑफ प्लासी के बाद से, बहुत सारी इंटरफेरेंस की थी, ठीक है। वो जैसे रिलीजन मैटर पे भी इंटरफेयर करने लग गए थे, सबको ही परेशान किया था। तो सबने, इसमें जो लोकल लोग थे वो भी इंडल्ज थे इस रिवोल्ट में, ठीक है। अब हम देखते हैं कॉजेज़ ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। मिलिट्री कॉजेज़ क्या थे इस रिवोल्ट के? ओवरसीज डेवलपमेंट विच वॉज अगेंस्ट द बिलीफ ऑफ हिंदूज इन नॉट क्रॉसिंग द सीज। तो मिलिट्री कॉजेज़ क्या थे? ब्रिटिश ने मिलिट्री यानी कि जो उनकी आर्मी थी, तो ब्रिटिश ने बहुत करप्शन कर रखा था। कैसा? वो क्या कहते थे कि ओवरसीज डेवलपमेंट विच वॉज अगेंस्ट द बिलीफ ऑफ हिंदूज इन नॉट क्रॉसिंग द सीज, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो ब्रिटिश थे वो ये कहते थे कि आपको मतलब पूरा जो रिवर होता है, समुद्र होता है, उसको क्रॉस करके दूसरी साइड जाना पड़ेगा। और जो हिंदूज थे वो इस बिलीफ को नहीं मानते थे कि हम अपना मतलब देश छोड़ के कहीं और जाएं या समुद्र को इसको क्रॉस करें, रिवर्स को। तो ओवरसीज़ डेवलपमेंट मतलब ये सीज़ को क्रॉस करना, इस चीज़ को हिंदूज अच्छा नहीं मानते थे कि हमारी जो बाउंड्री होती है ना, देखो हर इंसान की एक बाउंड्री होती है, एक लिमिटेशन होती है। अब कोई हमसे ये कहेगा कि भाई ये रिवर है, ये समुद्र है जो है, इसको क्रॉस करके आप यहाँ आओ, और फिर वो उन्हें सैलरी देंगे, इससे अच्छा ट्रीट करेंगे, तो ऐसे कोई भी नहीं चाहेगा कि हम अपनी बाउंड्रीज क्रॉस करें। तो इन्हें हमारी एक इंसान की जो एक सबका ना एक पर्सनल स्पेस होता है, उसमें एंट्री कोई नहीं कर सकता, कुछ चीज़ें बहुत पर्सनल होती हैं। तो ये हिंदूज़ के बिलीफ के अगेंस्ट था कि हम सीज़ को क्रॉस नहीं करेंगे, ठीक है। डिफरेंसेस इन सैलरीज ऑफ इक्वल रैंक्स, यस। सो इसमें क्या था कि जो ब्रिटिश थे वो ये क्या करते थे, जैसे मान लो उनका जो ब्रिटिश की भी सिविल सर्विस होती थी और इंडियन की भी, तो ऐसे क्या करते थे, और उनकी भी एक आर्मी में एक मतलब है, उनका भी एक आर्मी में मैन है और इंडियन भी उनकी आर्मी में है। तो वो क्या करेंगे कि इंडियंस को तो देंगे कम सैलरी सेम पोस्ट के लिए, डिफ्रेंशिएशन करेंगे सैलरी का। मतलब एक इंसान भी आर्मी में है पर वो इंडियन है, बट एक इंसान आर्मी में है और वो क्या है, ब्रिटिश का है, खुद ब्रिटिश है, तो वो अपने जो ब्रिटिश वाले होंगे उनको सैलरी ज़्यादा देंगे और इंडियंस को नहीं देंगे, और उनको अच्छे से ट्रीट करेंगे। अपने जो ब्रिटिशर्स के आर्मी में जो ब्रिटिश होते थे खुद, उनको अच्छे से ट्रीट करेंगे, और जो इंडियंस हैं ब्रिटिश की आर्मी में उनको अच्छे से ट्रीट नहीं करेंगे। तो डिफरेंस होता था सैलरी और रैंक्स में, सेम पोस्ट और सेम अपॉर्चुनिटी के लिए। स्पेशल प्रोविज़न फॉर यूरोपियन सोल्जर्स, तो यूरोपियन सोल्जर्स जो उनकी आर्मी में थे उनके लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस थे, ठीक है। और इंडियंस को अंडर वैल्यू किया जाता था, जो कि बहुत गलत था। इस वजह ये इसका मिलिट्री कोस्ट था इस रिवोल्ट ऑफ 1857 का। उसके बाद इसका पॉलिटिकल कोस्ट,
पॉलिटिकल कोज क्या था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स एक ब्रिटिश पॉलिसी लाए थे जिसमें वो क्या करते थे, जो इंडिया की जो ज़मीन होती थी ना, लैंड एरिया, उसको वो अटैक करने के लिए, उसको अपने अंडर लेने के लिए लाए थे, ठीक है, एक्वायर करने के लिए। तो ये ऐसी भी पॉलिसीज़ लाए थे, सब्सिडियरी अलायंस लाए थे। और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में कहा जाता था कि जिन भी स्टेट्स के जो रूलर हैं उनका अगर कोई खुद का बेटा नहीं है थ्रोन के लिए, तो वो वाली स्टेट ब्रिटिश के अंडर आ जाएगी, भले ही वो टैक्स भी पे कर रही हो। मतलब ये हमारी पूरी वेल्थ को ड्रेन कर रहे थे। एक तो टैक्स भी नहीं देंगे और हमारी ज़मीन पे हमें रहने के लिए टैक्स मांग रहे हैं। और फिर ये जो पॉलिसी लाए थे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डेलहाउसी लाए थे इसे। तो इससे क्या था, स्टेट्स अंडर दिस रिवोल्टेड नाना साहब वॉज रिफ्यूज्ड पेंशन एज ही वॉज द अडॉप्टेड सन ऑफ पेशवा बाजीराव। तो नाना साहब जो कानपुर से इस रिवोल्ट को लीड कर रहे थे, वो पेशवा बाजीराव के अडॉप्टेड सन थे, मतलब अडॉप्टेड चाइल्ड थे। तो इस पॉलिसी का रूल ये था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का कि जो अगर कोई रूलर है और उसका कोई खुद का बच्चा नहीं है, बेटा नहीं है थ्रोन के लिए, तो उसकी जो स्टेट है वो ब्रिटिश एक्वायर कर लेगा और वो उनके अधीन हो जाएगी, पूरी स्टेट एक्वायर कर लेगा, कंप्लीट एनेक्सेशन। तो पेशवा बाजीराव ये रूलर थे और ये इनके अडॉप्टेड बच्चे थे नाना साहेब। तो इनकी जो स्टेट थी वो ब्रिटिश के अंडर आ गई, अवध थी। अवध एक इंडिपेंडेंट किंगडम हुआ करता था और वो एनेक्स कर लिया जाता है। अवध वॉज एनेक्स्ड ऑन 1856 ऑन द चार्जेस ऑफ मैल एडमिनिस्ट्रेशन। तो मैल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब ढंग से एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे, तो इसके चार्जेस पे अवध को एनेक्स कर लिया जाता है। और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में और भी सारी स्टेट आई थी, सतारा, झांसी, नागपुर एंड संबलपुर वर एनेक्स्ड ओइंग टू द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंदर ये सारी स्टेट आ गई थी, सतारा, झांसी, नागपुर, संबलपुर भी एनेक्स कर ली जाती है। उसके बाद द पॉलिसी ऑफ सब्सिडियरी लाइंस, ये भी पॉलिटिकल कोज है। लॉर्ड वेलेस्ली, नॉन इंटरवेंशन पॉलिसी, सब्सिडी ड्यू टू द ब्रिटिश फॉर द मेंटेनेंस ऑफ ब्रिटिश आर्मी, टैक्स फ्री। तो सब्सिडियरी लाइंस जो पॉलिसी थी, इसमें ये कहा जाता था कि जो प्रिंसली मतलब जो स्टेट टैक्स नहीं भरेगी ना, उन्हें एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टैक्स बताया जाता था कि आपको इतना टैक्स पे करना है, और अगर वो नहीं पे कर पाएगी तो वो स्टेट सब्सिडियरी लाइंस के अंडर आ जाती थी। मतलब ये हर तरीके से हमें नुकसान पहुंचाते थे। अगर जो स्टेट टैक्स भर रही है उसको भी कब्जाएंगे और जो नहीं भर रही उसको भी, जो टैक्स भरेगी उसे तो सब नहीं भरेगी तो सब्सिडियरी लाइन से अटैक कर लेंगे, ठीक है, एनेक्स कर लेंगे स्टेट को। और अगर किसी का बेटा नहीं है तो उसके लिए वाली पॉलिसी लिया है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, उसमें कंडीशन डाल दी। 1798 में जो सब्सिडियरी लाइंस की पॉलिसी आती है, इससे हैदराबाद फर्स्ट स्टेट होती है जो सब्सिडियरी लाइंस को साइन करती है। उसके बाद इकोनॉमिक कॉजेज़ क्या थे, हाई रेट ऑफ टैक्सेशन, ज़मींदारी, रियोटवारी एंड महलवारी सिस्टम। तो जो ये लाए थे जब लैंड रिवेन्यू पॉलिसीज़, तो उसमें क्या था, जो ज़मींदारी सिस्टम लाए थे उसमें पीरेंट्स को, जो किसान होते थे ना, उनके पास हाई टैक्स रखे जाते थे कि आपको 90% टैक्स पे करना पड़ेगा और आपको फसल उगानी है किसी भी चीज़ की और वो बेचनी है और उससे रिवेन्यू कलेक्ट करना है लोकल लोगों से और वो ब्रिटिश को देना है। तो ज़मींदारी सिस्टम से अगर ज़मींदार नहीं कर पाते थे तो भी देना है, कर पाएंगे तो भी, हर तरीके से उन्हें पे ही करना है। और वो अगर नहीं कर पाते थे तो वो लैंड ओनर्स जो होते थे बड़े बड़े, उनसे फिर पैसे लेते थे, डेप्ट, जिससे वो उधारी मांग के कर्जे में फंस जाते थे। तो इससे ज़मींदार बहुत परेशान थे। रियोटवारी भी एक सिस्टम था, ठीक है, और महलवारी सिस्टम लाए थे जो पूरा विलेज इंटायरली कलेक्टिवली टैक्स पे करेगा, ठीक है। इससे जो थे, जो किसान वगैरह लोग हैं, बहुत परेशान थे। इकोनॉमिक कॉजेस, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी अगेंस्ट इंडियन प्रोडक्ट। तो टैरिफ एक टैक्स लगता है जो कि गुड्स पे लगता है, गुड्स एंड सर्विसेज पे। तो जैसे कि मान लो अगर ये कोई प्रोडक्ट इंडिया का ले रहे हैं और ब्रिटिश इंडिया के प्रोडक्ट को इंपोर्ट कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है, तो उस पर जो टैक्स लगाते थे वो इंडियन प्रोडक्ट्स पे तो बहुत कम टैक्स लगाते थे, पर अपने प्रोडक्टों को यहाँ बेचेंगे तो उस पर बहुत ज़्यादा।
तो ये डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसीज थी इंडियन प्रोडक्ट्स के अगेंस्ट। बहुत कम टैक्स लगाते थे हमारे प्रोडक्ट जो बाहर दिए जाते थे, ठीक है, उन पे। डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इनटू डी इंडस्ट्रियलाइजेशन विच रिजल्टेड इन एम्प्लॉयमेंट। तो ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट को डिस्ट्रक्शन कर दिया। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री आप देखते होगे, खादी इंडिया और बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हैंडीक्राफ्ट आते हैं। हैंडीक्राफ्ट से बहुत सी मतलब चीज़ें बनती हैं घर के लिए भी, डेकोरेशन के लिए भी। तो हैंडीक्राफ्ट जो इंडस्ट्री होती है उसको इन्होंने रूइन कर दिया पूरा, उससे डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया। इंडिया दो चीज़ों में ही बहुत अच्छा रहा है, एग्रीकल्चर एंड हैंडीक्राफ्ट। तो हैंडीक्राफ्ट को भी इन्होंने रीयून कर दिया, जिससे जो हैंडीक्राफ्ट में जो पॉपुलेशन जो एम्प्लॉयमेंट कर रही थी, जो वो रोजी रोटी कमाती थी हैंडीक्राफ्ट से, वो अनएम्प्लॉयड हो गए लोग। तो वो लोग अब जो थे हैंडीक्राफ्ट में वो भी इनसे परेशान है, सब परेशान है ब्रिटिश से, ठीक है। और अब ये देखो, ब्रिटिश जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आती है तो वो क्या करती है कि भाई इंडिया को हम रॉ मटेरियल देंगे। ब्रिटिश है, इंडियंस हैं, तो ब्रिटिश इंडिया को रॉ मटेरियल देगा और इंडिया ब्रिटिश को फिनिश गुड बना के देगा, जिसके बदले ब्रिटिश इंडिया को क्या देगा, पैसे। तो ये क्या हो रही है, ट्रेडिंग हो रही है, यानी कि ब्रिटिश प्रीशियस मेटल्स देगा इंडिया को। क्या हो रही है, ट्रेड, कि ब्रिटिश इंडिया को रॉ मटेरियल देगा, इसके बदले इंडिया एक फिनिश गुड बना के ब्रिटिश को वापस कर देगा। और इसके बदले ब्रिटिश इंडिया को कुछ ना कुछ जो उसने काम किया है इंडिया ने, जैसे हम किसी से एम्प्लॉयमेंट का काम देते हैं तो हम सामने वाला हमें पैसे देता है, सैलरी। तो ऐसे ब्रिटिश पहले करता था। बट जो क्वीन होती है, क्वीन ने इन्हें, जो इनकी क्वीन थी उसने इन्हें क्वीन ने इन्हें बोला कि आप जो है ना उल्टा करो। क्वीन से इन्हें चार्टर प्रोवाइड होता है कि आप जाओ ईस्ट में जाके ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। तो क्वीन इनसे कहती है कि अब आप उल्टा करो। अब क्या होगा कि जो इंडिया है वो ब्रिटिश को रॉ मटेरियल देगा और इंडिया ब्रिटिश को अब रॉ मटेरियल दे रहा है। पहले ब्रिटिश इंडिया को रॉ मटेरियल देता था और इंडिया ब्रिटिश को एक फिनिश गुड देता था, जिसके बदले ब्रिटिश अपना काम करवाने के बदले इंडियंस को पैसे देता था, यानी कि ट्रेड हो रही थी। बट जब ये बैटल ऑफ प्लासी जीतते हैं तो उससे तब ये उल्टा करने लग गए, इन पे लालच आ गया। अब इंडिया ब्रिटिश को रॉ मटेरियल दे रहा है और ब्रिटिश इंडिया को फिनिश गुड दे रहा है, यानी कि जिससे ये और ज़्यादा डबल ट्रिपल रिवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, अच्छी ट्रेड कर रहे हैं। मतलब हमारा पूरा एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, हम ही से रॉ मटेरियल्स ले रहे हैं और हमें फिनिश गुड बना के, चाहे हम लेना नहीं चाह रहे बट हमें बेच रहे हैं ज़बरदस्ती, तो फिनिश गुड्स बेच रहे हैं। और रॉ मटेरियल्स में तो हम वैसे भी बहुत अच्छे थे, हमारा कॉटन, सिल्क, हैंडीक्राफ्ट, एग्रीकल्चर, सब चीज़ों में हम बहुत अच्छे रहे हैं इंडियंस। तो कॉटन मतलब हम पे बहुत, फैब्रिक वगैरह में भी बहुत, वीविंग इंडस्ट्री, सब चीज़ में बहुत अच्छे थे। हम लेना भी नहीं चाहेंगे तो भी हमें ये फिनिश गुड देने लगे, जब इंडियंस का फिर एक्सप्लॉयटेशन होने लग गया। तो ये थे इसके इकोनॉमिक कॉजेज़। टैक्सेशन का हाई रेट, जिससे सारे जो ज़मींदार थे, लैंड ओनर्स थे, सब परेशान थे, उन्हें कर्जा लेना पड़ता था। टैरिफ पॉलिसीज़ पे बहुत कम टैक्स लगता था इंडियन गुड्स पे जो बाहर इंपोर्ट किए जा रहे हैं। और डी इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड हैंडीक्राफ्ट। अब हम पढ़ते हैं सोशियो रिलीजियस कॉजेज़। अब रिलीजियस कॉजेज़ क्या थे? सबसे इम्पोर्टेंट होता है रिलीजन का कॉज, क्योंकि जो इंडिया है, सोशियो रिलीजियस कॉजेज़ में देखो ये होता है कि जो हमारा इंडियंस हैं, वो मैंने आपको बहुत स्टार्टिंग में जो फर्स्ट क्लास पढ़ाई थी उसमें ही बताया था कि इंडियंस अपने रिलीजन को लेके सेंसिटिव हैं। कोई भी होता है ना, उसके धर्म पे, हमारे इंडिया में बहुत सारे रिलीजन रहते हैं, और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, पारसी, बहुत सारे, ठीक है। तो इंडियंस के रिलीजन पे अगर बात आती है, अगर कोई भी इंडियंस के रिलीजन पे अटैक करता है, कल का आया हुआ ब्रिटिश, तो इंडियंस अपने रिलीजन को लेके बहुत हो जाते हैं सेंसिटिव कि भाई हमारे धर्म पे नहीं मत बोलो, तुम इंटरफेयर मत करो। तो ये रिफॉर्म्स लेकर आते थे बहुत सारी। विडो रीमैरिज एक्ट एक उसमें से थी 1856 में। डलहौजी और राजा राम मोहन रॉय मिलके जो है ना विडो रीमैरिज को वो करते हैं, प्रमोट करते हैं कि विडो रीमैरिज एक्ट कर सकती हैं। तो वो ऑर्थोडॉक्स हिंदूज में बहुत ज़्यादा अनपॉपुलर था। विडो रीमैरिज एक्ट 1856 वर अनपॉपुलर अमंग ऑर्थोडॉक्स हिंदूज।
तो कुछ जो ऑर्थोडॉक्स मतलब जो एक तरीके की सोच होती है कि हम कुछ भी नहीं बदलेंगे, और जो रूढ़िवादी जो हिंदू हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी का बात थी। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बाय ब्रिटिश अगेंस्ट इंडियंस, तो वो हमारा मजाक भी हमारा रेशियल डिस्क्रिमिनेशन करते थे कि हम काले हैं और हमें इंग्लिश नहीं आती। सबको मतलब बहुत परेशान करते थे, इंग्लिश नहीं आती, इंग्लिश सब चीज़ पे बोलने पे चिढ़ाते थे। और जो ये जो स्कूल्स वगैरह भी बनवा रहे थे ना, उसमें भी ये क्या करते थे, इंग्लिश ही पढ़ाते थे। अब एकदम से किसी को ऐसे करोगे, किसी की कंट्री में आके मतलब हीन भाव से देखोगे और हमें नीचे दिखाओगे, और उसमें भी बस अपनी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश उसको पढ़ा रहे हो। पहले मुग़ल एम्पायर के टाइम से और दिल्ली सल्तनत के टाइम से पहले से इंडिया की जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी वो थी पर्शियन। ब्रिटिश आते हैं, वो इंडिया की जो ऑफिशियल लैंग्वेज होती है उसे बना देते हैं इंग्लिश। ये स्कूल वगैरह भी खुलने स्टार्ट होते हैं, ये पाठशाला वगैरह भी खोलते हैं, कुछ इंडियन इंग्लिश स्कूल्स खुलते हैं इंडिया में या कुछ, तो उनमें भी ये इंग्लिश लैंग्वेज को ही प्रमोट करते थे। तो ये सब चीज़ से भी जो इंडियंस थे वो चिढ़ने लग गए। और किसी किसी का तो ये फोर्सफुल कन्वर्जन टू क्रिश्चियनिटी, मतलब इंसानों को ये फोर्सफुली क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करते थे। और एक और चीज़ थी सती प्रथा भी इंडिया में चल रही थी। उसमें क्या होता था कि जो हस्बैंड है किसी वाइफ का, तो हस्बैंड की डेथ होती है तो वाइफ उसकी जो मतलब जब वो उन्हें जो उनका होता है लास्ट राइट्स, तो उसमें उनको जिंदा को बिठा दिया जाता था उनकी अग्नि में ही। तो ये थी सती प्रथा। तो सती प्रथा से भी औरतें जो थी ना वो बहुत मतलब सब लोग इनमें अब लोगों के लिए तो वो बहुत नॉर्मल चीज़ है, बट ब्रिटिश, क्योंकि उस समय इंडिया में इतनी एजुकेशन नहीं थी, लिटरेसी नहीं थी, तो लोग इस चीज़ को बड़ा तो सही मानते थे। लोगों की होती ना रिचुअल्स, क्या आप अटैक मत करो, औरतों को भी कुछ नहीं समझाता जाता था। ब्रिटिश इन सब चीज़ में इंटरफेयर करने लग गए। हालांकि ये कुछ अच्छी चीज़ें हैं, विडो रीमैरिज एंड सती रूल अबॉलिश करना, ठीक है, ये अच्छी चीज़ें हैं, बट जो ऑर्थोडॉक्स होते थे ना हिंदूस, ये इस चीज़ को नहीं मानते थे। इतने सब कारणों के बाद एक जो इस रिवोल्ट का एक सबसे मेन कारण था ना, जिस वजह से ये जो रिवोल्ट ऑफ 1857 है, ये सिपोही म्यूटनी है, कुछ भी, ठीक है, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं इसको। तो ये जो है ना एक चिंगारी इसमें आई और ये रिवोल्ट होना स्टार्ट हुआ 10 मई मेरठ से 1857 में। रिवोल्ट कैसे फैला, मतलब इतनी सब चीज़ें तो मैंने आपको बता दी, पॉलिटिकल कोस्ट, मिलिट्री कोस्ट, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स, तो बहुत सी चीज़ें थी। अब जो एक इमीडिएट कोस्ट था जिस वजह से रिवोल्ट स्टार्ट हो ही चुका, अब बहुत ज़्यादा हो रहा था ब्रिटिश का, तो एक जो इमीडिएट कोस्ट था वो ये था। ये कोस्ट बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि यही इस चीज़ का मेन रीज़न था जिससे एक रिवोल्ट होना स्टार्ट हुआ। यूज़ ऑफ कार्ट्रिजेस मेड ऑफ काउ एंड पिग फैट र्यूमर्ड इन न्यू इनफील्ड राइफल्स। तो ब्रिटिश की ना जो गन होती थी, जो इनफील्ड राइफल्स होती थी बंदूक, उसमें जो कार्ट्रिज होती है ना, उसमें पाउडर टाइप का मिलाया जाता है गन में, और जिससे गन शूट होती है, तो वो जो कार्ट्रिज होती है मतलब जो गोली होती है बंदूक में डालने की, उसका जो वो है जो मटेरियल है वो बनाया जाता था काऊ एंड पिग के मांस से। अब जो काऊ होती थी वो हिंदूज़ के लिए सैक्रेड है, क्योंकि हिंदू जो है ना काऊ की पूजा करते हैं, गाय हमारी माता होती है हिंदूज़ की। एंड जो मुस्लिम्स हैं उनके जो पिग होता है वो उनके लिए पिग का वो अपमान होता हुआ देखते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, हिंदू और मुस्लिम में एक आक्रोश पैदा हो जाता है कि भाई ये तो हिंदू भी परेशान और मुस्लिम भी परेशान। अब इंडिया में एक टाइप की यूनिटी बना लेते हैं हिंदू मुस्लिम, और मिल के पीजेंट्स, ज़मींदार, किसान, फार्मर, हर कोई, वुमेन, रानी लक्ष्मीबाई, सब खूब लड़ी मर्दानियाँ। हमने सुना है ना वो डायलॉग बचपन से, तो वो इस रिवोल्ट में लड़ती हैं वुमेन, और ये रिवोल्ट होता है। तो सबसे इमीडिएट कोज क्या होता है कि वो जो बंदूक यूज़ करवा रहे थे ना हमसे, तो ये खबर फैली, मंगल पांडे ने ये देखा कि वो जो इनफील्ड राइफल है उसमें जो कार्ट्रिज यूज़ हो रही है वो यूज़ हो रही है काऊ एंड पिग के फैट से बनती है वो। तो ये हिंदू मुस्लिम के लिए दोनों ही के लिए ही ख़राब बात थी। दिस यूज़ ऑफ फैट वॉज रिस्पेक्टिवली ऑफेंसिव टू द हिंदूज एंड मुस्लिम। तो ये हिंदूज एंड मुस्लिम्स के लिए ऑफेंसिव था।
उसके बाद एक और कारण है पर्शियन लैंग्वेज बीइंग रिप्लेस्ड बाय इंग्लिश एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज अफेक्टेड देम अ लॉट। तो पर्शियन लैंग्वेज बहुत सालों से चली हुई आ रही लैंग्वेज है, ठीक है। दिल्ली सल्तनत 1206 से लेकर 1526 तक चली है, फिर 1526 से लेकर चला है हमारा 1857 तक मुग़ल एम्पायर। तो दोनों में ही पर्शियन लैंग्वेज यूज़ होती थी। अब